और अब तक हमने उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन पढ़े हैं। अब हम पढ़ेंगे व्यंजनों को बांटने का दूसरा तरीका, और जिस तरीके का नाम है उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजन। तो उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजन कैसे बांटे जाते हैं, उच्चारण स्थान हमने देख लिया, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजन कैसे होते हैं ये देखते हैं। व्यंजनों के वर्गीकरण में दूसरा पार्ट है ये उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजन। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजन, ओके। और यहां अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि इस आधार पर, अच्छा पहली बात तो प्रयत्न क्या होता है, प्रयत्न क्या होता है, पहली बात तो ये देखिए प्रयत्न क्या है, व्हाट्स एफर्ट, प्रयत्न क्या है। उच्चारण वर्णों के संबंध में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि वर्णों के या व्यंजनों के, यहां पे व्यंजन है तो व्यंजनों या वर्णों, क्योंकि व्यंजन भी फाइनल तो वर्ण ही है, वर्णों के उच्चारण की रीति को, रीति या उसका ढंग को उच्चारण प्रयत्न कहा जाता है। उच्चारण प्रयत्न कहा जाता है। जो वर्णों के उच्चारण का ढंग है, जो वर्णों के उच्चारण की रीति है, उसको उच्चारण प्रयत्न कहा जाता है। और इस आधार पर, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के दो प्रकार हैं। ठीक है, कितने पार्ट है साहब, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कौन कौन से हैं दो प्रकार के पार्ट, कौन कौन से उच्चारण के प्रयत्न के आधार पे, तो देखिए मैंने लिखा उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजन। यह मैंने आपके सामने लिखा कि उच्चारण का प्रयत्न करने, उच्चारण के प्रयत्न के आधार पर जो व्यंजन है वो आखिर कितने प्रकार का है। और उच्चारण प्रयत्न के आधार पर अगर हम व्यंजनों की बात कर रहे हैं तो हम सभी जानते हैं कि दो पार्ट यहां पर मौजूद है। कौन कौन से, देखिए एक जो व्यंजन होता है वो होता है आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर, और दूसरा जो है वो है बाह्य प्रयत्न के आधार पर, बाह्य प्रयत्न के आधार पर। जो अभ्यंतर प्रयत्न है, आंतरिक रूप से जो प्राणवायु निकलेगी और मुख विवर तक आएगी, यहां तक का जो प्रयास है उसके आधार पर बाहर निकलने का बाह्य प्रयत्न है। अभ्यंतर प्रयत्न जो है कंठ, फेफड़ों से निकलने के बाद कंठ तक पहुंचने तक है। और इसमें 8 प्रकार हैं, 8 प्रकार, 8 प्रकार। कौन कौन से, एक है स्पर्शी, ठीक है, दूसरा है संघर्षी, तीसरा है स्पर्श संघर्षी, चौथा है संघर्षहीन, पांचवा है पार्श्विक, छठा है लुंठित, सातवां है, ये जगह यहां पे कम पड़ेगी, मैं एक काम करता हूं इसको थोड़ा सा यहीं पर ले जाता हूं। ये चौथा है संघर्षहीन, संघर्षहीन, चौथा है संघर्षहीन, आपको दिख रहा होगा, अभी इसके बारे में बात करेंगे। पांचवा है पार्श्विक, छठा है लुंठित, सातवां है
नासिक्य और 8वां है उच्छिप्त। ये तड़ित भी बोलते हैं, ताड़न जात भी बोलते हैं, अभी सब बात करेंगे। उच्छिप्त, ठीक है। 8 प्रकार है। और अगर यहां हम इसको बांट दें तो 2 प्रकार है। एक प्राण तत्व के आधार पर, प्राण तत्व के आधार पर है, और एक जो है वो है स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। और यहां पर याद रखिएगा कि जो प्राण तत्व है उसके आधार पर भी 2 हैं, अल्प प्राण, महाप्राण। और इसके आधार पर भी जो हैं घोष, अघोष। ये जो घोष होता है ना, इसको सघोष भी बोला जाता है। तो आप सघोष अघोष बोल दो या फिर घोष अघोष बोल दो, एक ही बात है। तो ये एक चार्ट है आपके सामने, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। और इसको आप ढंग से एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, बिल्कुल स्क्रीनशॉट इसका कर लीजिएगा, एकदम ढंग से इसको देख लीजिएगा। ओके, हाँ, ये बहुत पूरा वर्गीकरण है। 8 प्रकार का अभ्यंतर प्रयत्न और 2 प्रकार का बाह्य प्रयत्न, उसमें भी फिर 2 प्रकार है, प्राण, महाप्राण, घोष और अघोष। इस पूरे चार्ट की अपना व्याख्या करेंगे, उस पूरे चार्ट को अपना समझेंगे। ओके, चलिए अब आगे की बात देख लेते हैं। आगे की कहानी क्या। सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए, अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजन। नंबर ए, अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजन। जी, इस आधार पर अभी हमने लिखा था व्यंजन कुल 8 प्रकार के होते हैं। और यहां पे सबसे पहले हम आते हैं नंबर ए, स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन कौन से होते हैं, थोड़ा सा को डायरेक्ट समझिएगा। देखिए, स्पर्श व्यंजन होते हैं 25। कौन कौन से, कैसे मैं तक। आप कहेंगे गुरुजी ये तो फिर 5 वर्ग आ गए। बिल्कुल 5 वर्ग, ठीक है, ये स्पर्श होते हैं। अगर इस स्पर्श में से हम माइनस कर दें किस किस को, नासिक्य प्लस स्पर्श संघर्षी, ये पूरा एक ही नाम है, स्पर्श संघर्षी। तो अगर हम इसको देखें तो जो नासिक्य होते हैं ना, उनकी संख्या 5 है, स्पर्श संघर्षी की संख्या 4 है। तो 4 स्पर्श संघर्षी कौन कौन से, नासिक में नाक वाले आते हैं, जो नाक से बोलते हैं, पंचम वर्ण, ण, य, ण, न, में। और इसमें 4 आते, च, छ, ज, झ। आप कहेंगे गुरुजी यहाँ पे ये क्यों नहीं आया, क्योंकि ये यहाँ आ गया ना, पंचम वर्ण में आ गया है। तो 4 स्पर्श संघर्षी कौन कौन से, च, छ, ज, झ। और 5 नासिक्य कौन कौन से, ण, य, ण, न, में। ये टोटल जो 9 हैं, ये मिला के कितने हो जाएंगे आप बताइएगा। ये सब मिला देंगे तो मिला के कितने हो जाएंगे, 9। अगर इस 25 में से 9 घटा दें तो जो 16 व्यंजन बचते हैं वो 16 कहलाते हैं स्पर्शी। समझ गए। स्पर्शी व्यंजन कौन होते हैं, स्पर्शी व्यंजन कौन होते हैं, वे व्यंजन
जिनका उच्चारण करते समय जीभ, वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जीभ मुख के अवयवों को यानी मुखावयवों को स्पर्श करती है, टच करती है। तो वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जीभ मुख के अवयवों को स्पर्श करती है, उनको स्पर्शी कहलाते हैं। अब आप बताओ स्पर्शी कौन कौन से हो गए? स्पर्शी कौन कौन से हो गए? मैं क्या करूंगा, कैसे मैं तक 525 लिखूंगा। के गे घे चे चे जे टे डे ने ते दे देना पापा बेबे, मैं पूरे 25 लिखूंगा साहब। फिर जो 25 लिखूंगा ना, उसमें से मैं मिटाऊंगा, 5 नासिक की मिटा दूंगा और चेचे जेज है जो स्पर्श संघर्षी वो मिटा दूंगा। तो 9 को मिटा दूंगा। 9 को जैसे मिटा दूंगा, जो शेष बचेंगे वो सब के सब क्या कहलाएंगे बताइए? वो सब के सब कहलाएंगे स्पर्शी। 25 हैं कैसे मैं तक स्पर्श, उसमें से 5 नासिक के और 4 स्पर्श संघर्षी हटा दो। कैसे? ये कैसे, इसको सुनिएगा। ये 1 नंबर है, ये 1 नंबर है। ओके, कैसे होता है देखिए, मैंने लिख दिए सारे के सारे स्पर्श लिख दिए, के खे गे घे। अब मैं इन्हें को हटा दूं क्योंकि नासिक हटाना है मुझे। फिर चे छे जे झे, इन्हें को हटा दूं क्योंकि नासिक हटाना है मुझे। और मुझे स्पर्श संघर्षी भी हटाने। चे चे जे जे कौन है? स्पर्श संघर्षी, तो मुझे ये भी हटाना है, तो वो भी हटा दिए मैंने। ओके, समझ में नहीं आया तो मैं पूरा एक बार लिख देता हूं, के खे गे घे ने, पहले आपको समझ में आ जाएगा। चे छे जे झे टे ठे डे ढेने ते थे दे धेने पे फे बे भे में। ओके, ये 25 हो गए। मुझे क्या करना है? 5 नासिक के हटाने हैं। नासिक के नाक से बोलते हैं, ये रहा पंचम वर्ण, ये रहा 2, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हट गया और ये 5वां हट गया। उसके अलावा मुझे 4 स्पर्श संघर्ष हटाने, ये चारों स्पर्श संघर्ष हटाने। अब देखो, आप गिन लो, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो कितनी संख्या होगी इनकी? 16। तो ये 16 के 16 क्या कहलाते हैं? स्पर्शी व्यंजन। ये 16 है। तो आपसे कोई पूछे स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं? 16। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, ये याद रखना, नोट लग। अगर आपसे कोई पूछे स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 25 होते हैं। कौन कौन से होते हैं 25? 5 वर्गों के सभी व्यंजन जो होते हैं ना, 5 वर्गों के, यानी कैसे लेकर के और मैं तक जितने भी हैं वो सब के सब क्या हैं? स्पर्श व्यंजन है। तो स्पर्श और स्पर्शी दोनों का अंतर आपको मालूम होना चाहिए। स्पर्श व्यंजन 25 हैं, स्पर्श व्यंजन 16 है। ये मैंने आपको पहला तरीका बताया कि आखिर स्पर्श व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं। उसके बाद मैं आपको दूसरे बता देता हूं। दूसरा जो है, देखिए एक बात और सुनिएगा, जो 25 व्यंजन है ना, ये स्पर्श वाले, इनको कुछ लोग स्फोटित व्यंजन बोलते हैं, स्पृष्ट व्यंजन बोलते हैं। और ये स्फोटित या स्पृष्ट जो शब्दावली है वो संस्कृत की है। संस्कृत में इसको स्फोटित व्यंजन या स्पृष्ट व्यंजन बोला जाता है। हमारे यहाँ हिंदी में तो हम इसको स्पर्शी बोलते हैं। अगर आप संस्कृत के हिसाब से लिखेंगे तो इसका नाम जो है, आप क्या कह सकते हैं? स्फोटित या स्पृष्ट, स्फोटित या स्पृष्ट व्यंजन, ये भी इसी का नाम है। तो कोई खास उसमें अंतर नहीं है, ठीक है। अब चलिए अगला देखिएगा, ये तो कौन सा था? स्पर्शी व्यंजन। उसके बाद अगला देखिए, नंबर 2 है
संघर्षी व्यंजन। संघर्षी नाम से पता चल रहा है संघर्षी। क्यों कहते हैं संघर्षी? वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ को मुखावयवों से यानी मुख के अवयवों से संघर्ष करना पड़ता है। मुखावयवों से क्या करना पड़ता है जी? संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष करना पड़ता है, वो कहलाते हैं क्या कहलाते हैं? स्पर्शी और संघर्षी। इनका दूसरा नाम है, इनको ऊष्म भी बोलते हैं और इनको ईश स्पृष्ट भी बोलते हैं। ईश स्पृष्ट, ये संस्कृत कहती है ईश स्पृष्ट। तो बात एक ही है, संघर्ष होता है ज़्यादा इसलिए संघर्षी है। ईश स्पृष्ट इनका नाम है, ऐसा संस्कृत में कहा जाता है। जैसे कामता प्रसाद गुरु ने गुरु व्यंजन नाम दिया था स्पर्श व्यंजनों का, ऐसे संस्कृत इसको स्पष्ट व्यंजन कहती है। स्पष्ट यानी जो स्पष्ट वाले हैं, जो स्पष्ट का मतलब ईश स्पष्ट यानी कि जो स्फुटी वाले हैं वो तो स्पष्ट हैं, स्पर्श हैं, और ईश स्पष्ट में वो आते हैं जो ऊष्म में सूखे हैं, जिनका उच्चारण करते समय सूखापन महसूस होता है, वो इसमें कहलाते हैं। जीभ क्या है? मुखावयवों से संघर्ष ज़्यादा खाएगी, ज़्यादा रगड़ खाएगी। जीभ है ना, ज़्यादा रगड़ खाएगी। और इसके उदाहरण आप जानते हैं, से है। अब देखो, एक ही व्यंजन कई तरह से बांटा जा सकता है। ये से तालव्य था उच्चारण स्थान के आधार पर, और यही से संघर्षी है किसके आधार पर? उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। अभी से अल्पप्राण महाप्राण में भी देखेंगे, से घोष अघोष में भी देखेंगे, तो एक ही शय को बांटने के कई अलग अलग तरीके हैं। ओके, इसके अलावा अगर हम अन्य देखें तो जितने भी नुक्ता वाले हैं ना, के, खे, गे, ज, फ, व, इनको बोलते समय भी सांस बहुत ज़्यादा जीभ रगड़ खाती है, खींच के बोलना पड़ता है, इसलिए ये भी इसी में आते हैं। आपसे कोई पूछे तो बेसिकली तो 4 गिनेंगे आप। आपसे कोई मूल रूप से पूछे तो 4 है। ये आपको एक एक्स्ट्रा मैंने बताया है, ओके, केवल नॉलेज के लिए है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि नुक्ता वाले इस संघर्षी हैं या नहीं, तो आप कह सकते हैं हाँ भाई संघर्षी है, लेकिन संघर्षी की संख्या आपसे एग्जाम में पूछे तो 4 है। ओके, अगला देखिएगा। तीसरा होता है वो है स्पर्श संघर्षी। ये क्या है? स्पर्श संघर्षी ये क्या है? सुनिएगा। स्पर्श संघर्षी कौन होते हैं? वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जीभ मुखावयवों से संघर्ष भी करती है और उन्हें स्पर्श भी करती है। संघर्ष भी करती है और क्या करती है? स्पर्श भी करती है। तो जहां पे स्पर्श भी करे और संघर्ष भी करे वो कहलाएंगे स्पर्श संघर्षी। यानी जीभ रगड़ भी खाएगी और जीभ उसको टच भी करेगी, मुख के अवयवों को। मुखावयव का मतलब तालु, मूर्धा, जीभ है ना, कंठ, ये सब उसके अवयव हैं। चलिए, अब आप सोचें कि इसमें कौन से हैं, तो उदाहरण है इसमें वही 4 हैं। कौन कौन? च, छ, ज और झ। अभी मैंने जब आपको स्पर्श ही पढ़ाया था तो बताया था कि स्पर्श संघर्षी 4 हटाते हैं और नासिक की 5 हटाते हैं। तो स्पर्श संघर्षी ये रहे, च, छ, ज, झ, जिनका उच्चारण करते समय जीभ स्पर्श भी करेगी और संघर्ष भी करेगी। अगले पे आते हैं, चौथा प्रकार, वो होता है संघर्षहीन व्यंजन। संघर्षहीन व्यंजन बहुत साफ पता चल रहा है कि वे व्यंजन
जिनके उच्चारण में जीभ को मुखावयवों से कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता, कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं संघर्षहीन। अब एक बात बताओ, जब संघर्ष नहीं है तो संघर्ष नहीं होना किसका गुण है? संघर्ष नहीं होना किसका गुण है? संघर्ष नहीं होना स्वरों का गुण है। ये किसका गुण है? स्वरों का गुण है। इसलिए इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। इसलिए इनका उपनाम क्या है? अर्ध स्वर। क्योंकि इनमें आधे गुण स्वरों के क्या कि संघर्ष नहीं कर रहे। बतौर उदाहरण देखिए, य और व दो हैं। अब ये व्यंजन है, देखो हलंत लगा हुआ तो व्यंजन है, तो सीधी सी बात है तो व्यंजन ही, लेकिन संघर्ष नहीं हो रहा। व्यंजन में संघर्ष होना जरूरी है, तो संघर्ष नहीं हो रहा। संघर्ष नहीं होना किसका गुण है? स्वरों का। तो इस व्यंजन में आधा गुण स्वरों का है। स्वरों का आधा गुण क्यों है? क्योंकि संघर्ष नहीं करना स्वरों का गुण है। तो इस व्यंजन में आधा गुण स्वरों का है, इसलिए ये कहलाते हैं अर्ध स्वर। ओके, क्या कहलाएंगे? अर्ध स्वर। ये दो हैं, ये और ब। पांचवा देखिएगा, पार्श्विक। देखो नाम है पार्श्विक। पार्श्विक क्या होता है? देखो पार्श्व का मतलब होता है साइड। पार्श्व का मतलब क्या होता है? बगल, यानी कि साइड। ओके, तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा जो है साइड से निकल जाए, पार्श्व से निकल जाए, वह व्यंजन, बह लिखा है मैंने, इसका मतलब एक ही है। अगर बे होता तो ज्यादा लिखता। वह व्यंजन जिसके उच्चारण में जीभ बीचों बीच आकर अवरोध बन जाती है, अतः हवा मतलब प्राणवायु कहां से निकलेगी? पार्श्व यानी बगल से निकल जाती है, बाहर निकलती है। प्राणवायु कहां से निकलेगी साहब? पार्श्व से निकलेगी, बगल से निकलेगी। उन्हें, उसे, एक ही है, उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। और इसका उदाहरण है ले। उदाहरण क्या है इसका? ले। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है? देखो, जैसे कोई बच्चा जा रहा था, आपने कहा मैं नहीं निकलने दूँ, यूं आ गए आप उसके आगे, फिर वो यूं जाए, आप यूं आ गए, फिर वो यूं जाए, फिर यूं आ गए, एकदम वो झटके से निकल गया साइड से और जाके आपसे कह रहा है ले ले, निकल गया ले। तो ले मतलब साइड से निकल गया। ले कहाँ से निकल गया? साइड से। ठीक है, तो ये ले जो है पार्श्विक व्यंजन है, साइड से निकल जाती है हवा। यहाँ पे कहाँ से निकल जाती है? साइड से। ओके, अगला देखिएगा, नंबर 6, लुंठित व्यंजन। लुंठित, लुंठित व्यंजन क्या होता है? देखो, लुंठित का मतलब होता है लुढ़कना। तो इसका मतलब यह हुआ कि
उच्चारण के दौरान जीभ बेलन की तरह लुढ़कती है। जीभ क्या करती है? बेलन की तरह लुढ़कती है, इसलिए इसको बोलते हैं लुंठित। ओके, ये तो इसका परिभाषा मैंने लिख दी। अब आप सोच रहे होंगे इसका एक नाम और है, इसका नाम है दूसरा प्रकंपित। इसी का नाम है प्रकंपित व्यंजन। इसको प्रकंपित क्यों बोलते हैं? प्र मतलब आगे, प्र मतलब आगे से कंपित। इसका मतलब उच्चारण जब आप इसका करेंगे, जीभ आगे से सांप की जीभ की तरह, जीभ आगे से नुकीली होकर सांप की जीभ की तरह का, सांप की जीभ की तरह कांपती रहती है। तो कांपती रहती है तो इसका नाम क्या पड़ा? प्रकंपित। किसने कहा? प्रकंपित नाम किसने दिया? बाई भोलानाथ तिवारी। भोलानाथ तिवारी ने इसको प्रकंपित कहा। ओके, भोलानाथ तिवारी ने इसको प्रकंपित कहा। और ये चूंकि जीभ लुढ़कती है ना, इस लुढ़कने के कारण इसके उपनाम दिया, इसका उपनाम दिया लौठित व्यंजन। लौठित व्यंजन। और ये लौठित व्यंजन किसने कहा? लौठित व्यंजन किसने कहा? श्याम सुंदर दास। लौठित व्यंजन कहने वाले विद्वान कौन कौन से हैं? श्याम सुंदर दास, बाबूराम सक्सेना, बाबूराम सक्सेना और धीरेन्द्र वर्मा। धीरेन्द्र वर्मा, इन लोगों ने इसको लौठित व्यंजन नाम दिया। तो आपसे कोई पूछे लौठित व्यंजन, लुंठित व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन, तो एक ही है। और इसका उदाहरण कौन है? उदाहरण कौन है इसका? उदाहरण, जी हां, इसका उदाहरण है रे। रे, देखो रे, जीभ आगे से निकलेगा, रे आगे से निकले कांपती है, रे, इसलिए क्या कहलाएगा? इसलिए इसका नाम हो गया प्रकंपित। रे, ऐसा लग रहा है बेलन तर लुढ़क रही है, रे, इसलिए इसको लौठित कहा गया। बेसिकली लुंठित नाम है। श्याम सुंदर दास, धीरेन्द्र वर्मा और बाबूराम सक्सेना ने इसको फिर लौठित बोल दिया था। ओके, तो लौठित मतलब लुंठित है, प्रकंपित मतलब कांपता है, वो एक ही है। कौन? रे। ये इसकी पूरी थ्योरी मैंने आपको यहां पे समझा दी। अगले पे आइएगा, सातवां। अभी हम अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का उच्चारण कर रहे हैं। सातवां पॉइंट है नासिक के व्यंजन। नासिक के व्यंजन क्या होते हैं? नासिक का मतलब नाक, नासिक का मतलब नाक। तो इसका उच्चारण कहां से होगा? नाक से। ओके, उच्चारण कहां से होगा? नाक से, इसलिए इनको बोलते हैं नासिक के व्यंजन। अब आप सोच रहे होंगे कि नासिक के कौन कौन से हैं। तो जो नासिक के व्यंजन होता है ना, जो नासिक के व्यंजन होता है उसमें वर्ग का पंचमाक्षर आता है। जो भी वर्ग आता है, 5 वर्ग होते हैं, तो वर्ग का पंचमाक्षर होता है इसमें शामिल। पंचमाक्षर, वर्ग का पंचमाक्षर मतलब पांचवा अक्षर कौन सा साहब? जैसे क वर्ग का 5वां अण्य, च वर्ग का य, ट वर्ग का अण्य, त वर्ग का अन्य, प वर्ग का में। तो ये पंचम अक्षर जो होता है वो नासिक के कहलाता है। और एक बात याद रखना, संस्कृत सूत्र है, संस्कृत सूत्र है क्या है? संस्कृत सूत्र
ञमरणानां, संस्कृत सूत्र लिख देता हूं, ञमरणानां नासिका च, और एक सूत्र और है, नासिका अनुस्वारस्य। इस सूत्र का मतलब क्या हुआ, ञमरणानां नासिका च, यानी कि जो ने होता है ना, ये जो है, ये आ गया ना पांचों, ये पांचों के पांचों, ये जो पांच हैं, ये पांचों के पांचों क्या कहलाएंगे, नासिक के कहलाते हैं। ओके, ये नासिक के कहलाएंगे। और ये सूत्र कहता है कि नासिक के व्यंजनों को अनुस्वार, अनुस्वार मतलब ऊपर विंदी, नाक से बोलता है ना, अनुस्वार में बदला जा सकता है। अनुस्वार में इनको बदल सकते हैं, नासिक को अनुस्वार में बदला जा सकता है। कैसे? जैसे आपने भी मान लो ऐसे लिखा वसुंधरा, तो आप इसको यूं भी लिख सकते हो, वसुंधरा। आपने क्या किया, जो ये न था, इस न को उठा करके यहां पे बदल दिया, किसके रूप में, अनुस्वार के रूप में। याद रखना, अनुस्वार जब भी हटाते हैं पांचवा अक्षर आता है, जैसे ध आ रहा है तो ध का पांचवा कौन है, न आएगा। अगर यहां पे च होता तो च का पांचवा ही आता है, यहां पर न होता तो पांचवा, ऐसे जो भी वर्ग आएगा उसका पांचवा होता है। जैसे इसका एक उदाहरण और आपको बता दूं, जैसे मैंने लिखा संकल्प, यूं, तो ये यूं लिखा जाएगा से। अब अनुस्वार हटाना है तो अगले का पांचवा, अगला कौन है, के। अगला कौन है, के का पांचवा ये रहा, नहीं आगे ले पे, इससे कोई फर्क है ही नहीं। तो अनुस्वार पंचम वर्ण होता है, नासिका अनुस्वारस्य और ञमरणानां नासिका च। ये संस्कृत सूत्र है, नाक से बोलेगा, ध्यान रखना। नाक और मुंह दोनों से बोलता है वो चंद्रबिंदु कहलाता है, उसको अनुनासिक कहते हैं। मैंने आपको पहले लिखा है, हिंदी के जो आधारभूत तथ्य है उन्होंने बताया कि जो नाक और मुंह से बोलता है उसको नासिक कहते हैं, वो जो है नाक और मुंह से बोलता है वो अनुनासिक कहलाता है, वो चंद्रबिंदु होता है। और 8वां पॉइंट है, लास्ट नंबर 8, वो है उच्छिप्त वर्ण। उच्छिप्त वर्ण, इन उच्छिप्तों के दूसरे नाम भी हैं, इनके उपनाम देखिए आप। ये जो उच्छिप्त है इनके कुछ उपनाम भी हैं। इनको तड़ित बोलते हैं, ताड़नजात बोलते हैं, द्व्यर्थी बोलते हैं। तड़ित, ताड़नजात, द्व्यर्थी बोलते हैं और द्विस्पृष्ट भी बोलते हैं। ओके, ये सब है उच्छिप्त वर्ण। बेवर्ण, अब मैंने व्यंजन क्यों लिखा है यहां पर, क्योंकि व्यंजन में हलंत लगता है, यहां हलंत नहीं लगेगा, बिना हलंत का है, इसलिए वो उच्छिप्त वर्ण कहेंगे। पढ़ा व्यंजन में जाता है लेकिन लिखा जाएगा उच्छिप्त वर्ण। बेवर्ण जिनका उच्चारण करते समय, इसको थोड़ा सा समझिएगा एक बार, पहले एक बार समझिएगा इसको। उच्छिप्त का मतलब क्या होता है, ये शब्द आया उच्छिप्त, एक शब्द आया ना आपके सामने उच्छिप्त। तो देखो जो उच्छिप्त शब्द है ना, उच्छिप्त का मतलब होता है फेंकना। उच्छिप्त का मतलब होता है फेंकना, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जीभ मुख की छत
यानी मूर्धा को स्पर्श करती है और तुरंत झटके से नीचे फेंक दी जाती है, तुरंत झटके से नीचे फेंक दी जाती है। जैसे आप बोलोगे ड़ ढ, तो जीभ ऊपर जाएगी ड़ और फिर तुरंत फेंकेगी ड़ ढ। जीभ ऊपर जाएगी, मुख की छत मूर्धा को टच करेगी और झटके से नीचे फेंक जाएगी। अच्छा, टैठे डेढ़े ने पढ़ा ना आपने, मूर्धन्य, उसमें भी जीभ ऊपर जा रही थी, टे ठे, पर आराम से आ रही थी ड। यहाँ पे क्या झटके से आएगी ड़ ढ, तो इसलिए इसको कहा जाता है फेंक दी जाती है, इसलिए कहा जाता है उच्छिप्त। और उच्छिप्त के दूसरा नाम है तड़ित ताड़नजात द्व्यर्थी द्विस्पृष्ट। अब ये उच्छिप्त वर्ण जो हैं वो दो होते हैं, ये निम्न दो हैं, ये निम्न दो हैं। ये निम्न दो हैं, कौन कौन से हैं साहब? एक तो ड़ और एक ढ। अब आप देख लो, यहां पे कहीं हलंत नहीं लग रहा है, नीचे विंदी लग रही है। वो टैठे डेढ़े वाले में हलंत लग रहा था, वो व्यंजन थे। ये व्यंजनों में हम वर्गीकरण पढ़ रहे हैं इसका, लेकिन ये उच्छिप्त वर्ण है, वर्णों में आता है, व्यंजन में नहीं आता, क्योंकि व्यंजन में हलंत लगाना जरूरी होता है। यहां हलंत लग नहीं रहा है, संस्कृत में हल बोलते हैं व्यंजन को। ओके, तो सुनिएगा, ड़ और ढ को उच्छित बोला जाता है, तड़ित बोला जाता है, ताड़न जात बोला जाता है, द्व्यर्थी द्विस्पष्ट बोला जाता है। मुख की छत को टच करते हैं और झटके से नीचे फेंक दिए जाते हैं, इसलिए उच्छिप्त नाम पड़ा है। अब ये जो उच्छिप्त वर्ण है, उच्छिप्त वर्ण जो है कौन कौन? ड़ और ढ। इसका प्रयोग आप, इसका जो प्रयोग है वो 5 जगह इसका प्रयोग नहीं होता, 5 जगह प्रयोग नहीं होता। कौन कौन सी जगह? सुनिएगा, सुनिएगा, ये कहानी बड़ी अच्छी है, शब्द शुद्धि में बहुत काम में आती है। नंबर 1 बात, शब्द का प्रथमाक्षर उच्छिप्त नहीं होता। ओके, जैसे आप लिख दिया डलिया, ढक्कन, तो ये गलत है। सही लिखना है तो ऐसे लिखो डलिया ढक्कन। क्यों? क्योंकि शब्द के पहले अक्षर पे आप बिंदी का प्रयोग नहीं कर सकते, शब्द का पहला अक्षर उच्चित नहीं होता, 5 जगह प्रयोग नहीं होता। तो पहला सुनिए। दूसरे पे आइए, अंग्रेजी शब्दों में नहीं लगाते इसको, ठीक है? कैसे? जैसे आपने लिखा रेडियो, तो ये रेडियो में जैसे आप ड़ लगाओगे गलत है, क्योंकि अंग्रेजी शब्द है, अंग्रेजी शब्दों में इसका प्रयोग नहीं हो सकता। याद रखिएगा, अंग्रेजी शब्दों में इसका प्रयोग नहीं था। डॉक्टर में लगा दिया तो गलत हो जाएगा। तीसरी बात, ये तो मैंने 2 बताए, अंग्रेजी शब्दों में नहीं होता, शब्द के प्रथम अक्षर में नहीं होता। नंबर तीसरी बात, अनुस्वार के साथ नहीं होता। जो अनुस्वार होता है ना ऊपर, जहां पे बिंदी लगी होती है, तो नीचे बिंदी नहीं लगाते, अनुस्वार के साथ नहीं होता। जैसे आपने लिख दिया आडंबर, तो जब ऊपर बिंदी लगी हुई है तो नीचे बिंदी नहीं लगा सकते, अगर आप लगाओगे तो गलत है। अब सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यही आप रेडियो यूं लिख दीजिएगा, सही है। अब ये रेडियो में सब जगह यूं लिखा जाता है, हरदे बाहरी की बुक में रेडियो यूं लिखा हुआ है ओ, तो वो भी ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली ये बिंदी नहीं लगानी। इधर देखो, जैसे आडंबर, अब आप आडंबर यूं लिख दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जैसे आपने लिखा तांडव, तो ऊपर बिंदी लगी हुई है तो नीचे बिंदी लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ऊपर बिंदी लग रही है तो नीचे बिंदी नहीं लगा सकते। ये लग रही ना बिंदी, तो उसको आप यूं लिख दीजिए तांडव, ये सही हो जाएगा। भाई बोल के देख लो ना, डब बोल रहा है, ड़ थोड़ी बोला, तांडव थोड़ी है, रब थोड़ी है, डब है, तो ड बोलना है, ड़ नहीं बोलना।
चौथा तरीका सुनिए, हलंत के साथ, जैसे कहीं हलंत लगा हुआ है तो वहां नहीं लगाते। कैसे? जैसे आपने लिखा जाड्य, आपने लिखा सनाढ़, तो देखो सनाढ़, ये सनाढ़ और जाड्य यूं तो सही है, अगर आपने ये बिंदी लगा दी, यहां पे यूं कर दिया इसको, तो ये फिर गलत हो जाएगा। और ऐसे लिखोगे आप तो ये बिल्कुल सही है। तो हलंत के साथ भी इसका प्रयोग नहीं किया जाता। और अंतिम रूल, लास्ट रूल, कहां पे उच्छिप नहीं लगाते? नंबर 5, द्वित्व वर्णों में। द्वित्व वर्णों का मतलब डबल, जहां पे डबल डे और डबल डे हो तो ये सही है, लेकिन अगर आपने डबल डे और डबल डे के साथ यूं बिंदी लगा दी तो ये गलत हो जाएगा। जैसे देखिए, अड्डा, बुढ़ा। अब अगर आपने यहां पे ये बिंदी लगा दी, तो ये गलत हो जाएगा। आप क्या करते? सीधा लिखते अड्डा, बुढ़ा, तो ये बिल्कुल सही था। तो ये उच्छिप्त वर्णों की कहानी है कि 5 जगह इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो कुल मिला के जो बातें मैंने आपके साथ शेयर करी, चलिए ये सभी महत्वपूर्ण बातें आपके साथ हुई। आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पे स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, संघर्षहीन, और उसके अलावा जो स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी और संघर्षहीन तो लिखा ही है मैंने, उसके अलावा भी आप देख सकते हैं पूरा चार्ट यहाँ पे आपके सामने मौजूद है कि उच्चारण प्रयत्न के आधार पे 2 प्रकार, और 2 प्रकारों में ये देखिए अभ्यंतर और बाह्य। अभ्यंतर के 8 प्रकार हमने यहाँ भी पढ़े हैं, ये हमने अभी पढ़े, इनको भी पढ़ना बाकी है। स्पर्शी में स्पर्श 25 में से 5 नासिक के और 4 संघर्षी घटा दीजिए, 16 बच जाएंगे, स्पर्शी हैं। और ये जो संघर्षी उसमें से है आता है, 4 हैं। और जो स्पर्श संघर्षी उसमें जे आता है। और संघर्षहीन में यह वे को पढ़ते हैं। पार्श्विक में लय है, जो बगल से हवा निकलती है। लुंठित में जीभ लुढ़कती है, आगे से कांपती है, इसलिए लुंठित या प्रकंपित कहा जाता है। लय आता है और रे आता है। नासिक में पंचम वर्ण का प्रयोग होता है, अनुस्वार के रूप में उसको लिख सकते हैं। ण में ये वर्णानाम नासिकाचे, इसमें आता है। और उच्छिप्त वर्ण जिनको फेंक दिया जाता है, इनको तड़ित, ताड़नजात, द्व्यर्थी, द्विस्पष्ट भी कहते हैं। ये 2 हैं, डेड है। 5 जगह उच्छिप्त का प्रयोग नहीं होता। शब्द का पहला अक्षर पर बिंदी नहीं आएगी, अंग्रेजी शब्दों में बिंदी नहीं आएगी, अनुस्वार के साथ बिंदी नहीं आएगी, हलंत के साथ बिंदी नहीं आएगी, और द्वित्व वर्ण होंगे वहां पर बिंदी नहीं आएगी। तो कुल मिलाकर के ये आपका पाठ जो है ये वाला पूरा हो चुका है। अब उसके बाद बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन कौन कौन से होते हैं? 2 प्रकार, प्राण तत्व के आधार पर, स्वर तंत्रियों के आधार पर। प्राण तत्व में प्राण, महाप्राण, और स्वर तंत्रियों में घोष और अघोष। तो अगली स्लाइड में अब हम बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन कौन कौन से होते हैं, इस सब की बात अब कर लेते हैं। तो चलिए अब करते हैं बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन कौन कौन से होते हैं इसकी बात। अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के 8 प्रकार यहां पर पूरे होते हैं।